हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, डेली हम एक पेपर जो कवर कर रहे हैं और पूरी डिटेल से जो है उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। जैसे कि आपके हरियाणा जीके, आपकी इंडिया जीके के क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपके पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज भी हम जो है ऐसे ही एक पेपर जो वो पूरा डिटेल में कवर करेंगे कंप्लीट। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपका क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिया जीके से रिलेटेड ही दिया हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुगल प्रशासन में अमील गुजर कौन होता था। वित्त मंत्री, राजस्व संग्रहकर्ता या फिर कोषाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो बताओ मुगल प्रशासन में आपका अमील गुजर जो है वो आपका कौन होता है। तो बताओ अमील गुजर जो आपका कौन होता था। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अमील गुजर, पहले ये पता नहीं चाहिए अमील गुजर किसको बोलते हैं। जिले का राजस्व अधिकारी होता है। कौन होता है आपका जिले का, ठीक है, किसका, जिले का राजस्व अधिकारी होता है। ठीक है, कौन सा अधिकारी होता है आपका, जिले का राजस्व अधिकारी होता है। तो कौन हो जाएगा इसका, राजस्व संग्रहकर्ता। कौन हो जाएगा, राजस्व संग्रहकर्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है वो आपका क्या दिया हुआ है। सामग्री को हटाकर, ये तो आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। ठीक है, वैसे अगर करना चाहे किसी को करना है तो इसका राइट आंसर बता देते, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा में संगमरमर जो है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है। महेंद्रगढ़ में, गुरुग्राम में, करनाल में या फिर रेवाड़ी में। तो बताओ संगमरमर जो है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए महेंद्रगढ़ को क्या बोलते हैं, खनिजों का शहर बोलते हैं। गुरुग्राम में आपके क्या बोलते हैं, फूलों की टोकरी भी बोलते हैं। गुरुग्राम जो था वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया था। कब इसका गठन हुआ था, 1966 में हुआ था। रेवाड़ी को पित्तल नगरी बोलते हैं। और पित्तल नगरी अगर आपका ऑप्शन में रेवाड़ी और जगाधरी में से कोई एक दिया हो, अगर जगाधरी दिया हो तो आपका जगाधरी राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ही बोलते हैं। ठीक है, करनाल को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं। हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर बताओ फिर क्या होगा। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संगमरमर जो होता है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, इमेनुअल कांट एक खालिस्तान है। ठीक है, इमेनुअल कांट अगर आपको इंग्लिश में देखना है ये देख लीजिए। क्या है ये आपका, जर्मन दार्शनिक, इटली के लेखक, अंग्रेज लेखक या फिर ग्रीक दार्शनिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके एक जर्मन दार्शनिक, ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5, मैग्नीशियम के लिए ब्रेंजिंग तापमान क्या है। कितना तापमान आपका बताओ, ए बी सी डी में से बताओ कौन। मैग्नीशियम के लिए ब्रेंजिंग जो तापमान है वो आपका कितना, 620 से 760, 605 से 625, 600 से 620 या फिर 1065 से 1205। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 605 से 625 जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। 6 का राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला, ठीक है, उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। कौन सा आपका एकलव्य है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है या फिर विक्रमादित्य या फिर भीम अवार्ड है। ठीक है, सबसे उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा आपका, भीम अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, भीम अवार्ड। और अगर ये पूछ लिया जाए इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें राशि कितनी दी जाती है आपकी, 5 लाख रुपए जो है इनाम दिया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार द्वारा उच्चतम खेल क्या हो जाएगा इन ऑप्शन में, भीम अवार्ड हो जाएगा। इसकी राशि पूछ ली जाए तो कितने, 5 लाख दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट देखिए आपका क्या पूछा हुआ है कि ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तांबे के तारों की एक आयताकार, ठीक है, क्या बोल रखा है, तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत की दिशा एक बार प्रत्येक खालिस्तान में बदलती, 2 घूर्णन में, 1 में या फिर आधे में या फिर चौथाई में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कितने में होती है वो आपकी, आधे घूर्णन में बदल जाती है। यानी कि तांबे के तार को एक आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत की दिशा एक बार प्रत्येक आधे घूर्णन में क्या होती है आपकी, बदलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 26, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका 10, राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे। देखिए ये क्वेश्चन डेली आ रहा है, एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना हो। राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम जिले थे, के शासक थे। हिसार के, अंबाला के, बल्लभगढ़ के या फिर महेंद्रगढ़ के। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका डेली आ रहा है,
तो कहाँ के थे आपके, बल्लभगढ़ के थे। ठीक है, कहाँ के थे आपके, बल्लभगढ़ के थे। अम्बाला को क्या बोलते हैं, एजुकेशन सॉरी साइंस सिटी बोलते हैं अम्बाला को। ठीक है, अम्बाला को क्या बोलते हैं, साइंस सिटी। महेंद्रगढ़ खनिजों का शहर होता है। हिसार आप लोगों को मैंने बताया ही था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 11 क्या है, गैर चुंबकीय मिश्र धातुओं के वेल्ड में, ठीक है, सतह की दरार का निरीक्षण, ठीक है, खालिस्तान द्वारा किया जा सकता। सब्जेक्ट एलिमेंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रीजनिंग का रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है। वर्तमान में मेरी माँ की उम्र मुझसे 2 गुनी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वर्तमान में, यानी कि यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मैं खुद हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, माँ को लिख लेते हैं क्योंकि माँ की दे रखी। उसके बाद किसकी दे रखी, मेरे पिताजी जो है वो मेरी उम्र से 10 वर्ष बड़े हैं। उसके बाद किसकी दे दी इसने, पिताजी की दे दी, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, फादर लिख लेंगे। उसके बाद क्या दे रखा, इसने मेरे नाना जी की उम्र मुझसे 3 गुनी, यानी कि नाना जी की दे दी, तो यहाँ पे एन लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जो 75 वर्ष के हैं, तो पिताजी और नाना जी की उम्र का अंतर बताना है। तो सबसे देखिए, वर्तमान में मेरी माँ की उम्र मुझसे 2 गुनी है, तो यानी कि मेरी माँ की उम्र मेरे से 2 गुनी, यानी कि मैंने अपनी एक्स मान ली, तो मेरी माँ की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, यानी कि 2x हो जाएगी। और मेरे पिताजी जो है वो मेरी माँ से 10 वर्ष बड़े, मेरी माँ से 10 वर्ष बड़े, यानी कि कितनी हो जाएगी फिर पिताजी की 2x प्लस में 10 हो जाएगी। और उसके बाद मेरे नाना जी की उम्र मुझसे 3 गुनी है, मेरे से 3 गुनी, यानी कि मेरी कितनी x है, तो मेरे से 3 गुनी, तो नाना जी की कितनी हो जाएगी आपकी 3x है, जो कि 75 के इक्वल है, तो यानी कि कितनी है 75, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। ठीक है, तो इसने बोला कि पिताजी और नाना जी की उम्र का अंतर बताना है। अब बताइए पिताजी और नाना जी की उम्र का अंतर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी 25 और पिताजी की कितनी आपके 2x प्लस में 10 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू में 25 प्लस के 10, तो इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 60 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई 60। अब इसने क्या बोलता है, देखिए फादर की यानी कि पिताजी की 60 आ गई, और यहाँ पे नाना जी की कितनी आपकी 75 है, कितनी है 75। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यानी कि पिताजी की कितनी आ गई आपकी 60 आ गई, और नाना जी की आपकी कितनी है 75। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है, तो डिफरेंस जो है वो आपका कितना हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 वर्ष, इनका डिफरेंस कितना आ गया 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इसको छोड़ो। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 निम्नलिखित में से कौन सा मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है, कहानी रंगमंच की, कहानी रंगमहल की, कहानी रंगकर्मी की, या फिर कहानी रंगरेज की। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है। ये आपका नया क्वेश्चन देखने को मिला है, जितने भी हमने पेपर किए उनमें ये वाला क्वेश्चन नहीं था। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी रंगकर्मी की। मनीष जोशी बिस्मिल की क्या आपकी कहानी रंगकर्मी की। और देखिए जो आपके मनीष जोशी ये आपके कहाँ से संबंध, अगर इसका संबंध पूछ लिया जाए तो कहाँ से इनका संबंध, इनका हिसार से है। ठीक है, हिसार से संबंध रखते हैं ये। ठीक है, मनीष जोशी बिस्मिल जो ये आपके हिसार से संबंध रखते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 15, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, हेनरी बेवरेज, या फिर अल बिरूनी, या फिर रॉबर्ट सिवेल, या फिर अबुल फजल। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर जो है वो अबुल फजल लगा के आ जाएंगे, लेकिन अबुल फजल इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगर इसने सिंपल पूछा होता कि अकबरनामा जो वो किसके द्वारा होगी, तब तो अबुल फजल आ जाता, लेकिन इसने पूछा कि अंग्रेजी में अनुवाद, ये आप लोग पढ़ लेना, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था वो पूछा है। तो बताइए अंग्रेजी में अनुवाद जो वो किसने किया था, अकबरनामा जो आपके अकबरनामा वो किसके द्वारा लिखी गई थी, या फिर अकबरनामा जो वो आपका अबुल फजल आ जाएगा। जो अकबरनामा ना वो किसकी है, आपकी अकबर की है। ठीक है, किसकी है आपकी अकबर से रिलेटेड। तो अकबर का जो शासनकाल था ना वो आपका कितना था 1556 से लेके 1605 तक इनका शासनकाल रहा था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद पूछा जाए तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो 16 आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री वेल्डिंग से रिलेटेड, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 में आपसे क्या बोला हुआ है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो बताइए आपकी जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना है वो हरियाणा के कौन से जिले में, आपके काकरोई में, झज्जर में, यमुनानगर में, या फिर खेद्दर में। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताओ इसका कौन सा होगा, काकरोई होगा, झज्जर होगा, यमुनानगर होगा, या फिर खेद्दर।
इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना जो वो हरियाणा के कौन से जिले में है आपका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ पे आपका झज्जर में है। ठीक है, कहाँ पे है, झज्जर में। और अगर इसकी ये पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना पूछ ली जाए आपकी, जो आपका इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना, इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो कब हुई थी, 2015 में हुई थी। ठीक है, 4 मार्च को। कब हुई थी, 4 मार्च 2015 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 4 मार्च 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, ये झज्जर जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, 18 खालिस्तान का विकास रिकॉर्डिंग, पुनर्लेखन या फिर उच्च कोटि की वीडियो चलाने के लिए और साथ ही आंकड़ों की बड़ी मात्रा को भंडारित करने के लिए किया जाता है, वो क्या होता है, DVD-R, ब्लू रे डिस्क, DVD रोम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का बताइए क्या हो जाएगा आपका, ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछो, यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं, उन्होंने 2007-10 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा की। कौन थे वो, नायक हरि सिंह, निर्मल चंद्र विज या फिर दलबीर सिंह सुहाग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए 20 का राइट आंसर जो वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये जो सेना जनरल थे जो हरियाणा से आते, उन्होंने 2007 से 10 के बीच जो वो भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में वो जी थी, सेवा दी थी। तो 23वें जो वो सेना प्रमुख जो थे वो आपके दीपक कुमार थे। ठीक है, कौन थे आपके, दीपक कुमार थे। ठीक है, कौन थे आपके, दीपक कुमार जो थे। और दीपक कुमार ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीपक कुमार आएगा, इसका याद रख लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, दीपक कुमार आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 22 में आप लोगों से क्या पूछा, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान से यमुना नदी प्रविष्ट होती। यमुना नदी कहाँ से प्रविष्ट होती, सबको पता होगा, ताजेवाला, हथनीकुंड, कालेसर वन या फिर चंपासर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सबको पता होना चाहिए कहाँ से होती है आपकी, कालेसर वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 24 देख लो, H3BO3। ठीक है, उसके बाद डैश डैश ये दे दिया आपका, समीकरण दे रखी B2O3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, X की जगह आपका क्या आएगा, H2BO4 आएगा या फिर HbO2 आएगा या फिर H2BO3 आएगा या फिर HbO3 आएगा। तो बताइए क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, HbO2 जो है वो इसमें आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है 25, 26 देख लो। 26 में क्या पूछ रहा है, हरियाणा के इस नगर को प्राचीन समय में इरदार कहते थे। क्या कहते थे, इरदार। इरदार किसको बोलते थे, रोहतक को, रेवाड़ी को, फतेहाबाद को या फिर कैथल को। तो बताओ किसको बोलते थे इरदार। 27 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, किसको बोलते थे इरदार। 27 नहीं सॉरी 26 का राइट आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा, इरदार किसको बोलते थे, रोहतक को, रेवाड़ी को, फतेहाबाद को या फिर कैथल को, किसको बोलते थे, फतेहाबाद को बोलते थे। और फतेहाबाद की स्थापना आपकी पूछ ली जाए कब हुई थी, कब हुई थी फतेहाबाद की, 15 जुलाई 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 15 जुलाई 1977 में फतेहाबाद की स्थापना हुई थी। और इसको पहले क्या बोलते थे, इरदार बोलते थे। उसके बाद देखिए 27, यदि tan A यानी कि टेंजेंट A की वैल्यू दे रखी 1/2 और टेंजेंट B की वैल्यू दे रखी 1/3, तो टेंजेंट A प्लस B जो है वो आपका क्या होगा। देखिए पहले आप लोगों को इसका फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेंजेंट A प्लस जो B होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, या ये होता है आपका टेंजेंट A, ठीक है, फिर प्लस में क्या होता है आपका टेंजेंट B, ठीक है, और डिवाइड में आपका क्या आ जाता है 1 प्लस में टेंजेंट A, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट B हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का पूछ ले जाए कि टेंजेंट A माइनस B, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तब। ठीक है, अगर अब प्लस है तो प्लस आ रहा है, तो इसको सोल्व कर लो। अब क्या सोल्व करना है, देखिए 1/2, ठीक है, और प्लस में क्या दे रखा 1/3, ठीक है, और डिवाइड में क्या है फिर 1 प्लस में 1/2 और इंटू में क्या आ जाएगा फिर 1/3। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो। अब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, इसका कितना आ जाएगा, जैसे पहले इसको सोल्व करो तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 6 आ गया।
ठीक है। तो 6 आ जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 3 प्लस में 2 यानी कि कितना आ गया आपका 5/6 आ गया ऊपर। और नीचे वाला सोल्व कर लो, नीचे वाला क्या दे रखा 1/6 यानी कि 1 प्लस में 1/6, इसको ऐसे ऊपर वाला क्या था आपका 5/6 आ गया और नीचे वाला क्या है 1 प्लस में 1/2 और 1/3। तो इसको सोल्व करो तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका 7/6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा 5/6 इंटू में 6/7 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बताओ। अब इसका 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्या था आपका। इसको सोल्व कर लेना ठीक है फॉर्मूले से, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। इसका फॉर्मूला क्या था आपका 10a प्लस 10b और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 10a। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/3 हमने ऐसे किया था। ठीक है और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 और 1/3। ठीक है इजिली आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है इसको सोल्व कर लेना और इसका राइट आंसर बता देना क्या होगा। ठीक है बताओ, अगर आप किसी ने सोल्व किया है तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया आप लोगों को कैसे सोल्व करना है। ठीक है तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको सोल्व कर लिया तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है जैसे आप सोल्व करोगे इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया। अगर यहाँ पे अगर आपका ये पूछ लिया जाए ना कि अगर आपका 10a माइनस में b क्या होगा आपका, ये तो प्लस का था। ठीक है अगर आपका क्या पूछ लिया जाए 10a माइनस बी का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे, जब जहाँ पे हमने प्लस किया था वहाँ पे माइनस कर देंगे यानी कि 10a माइनस 10b हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है तो इस तरीके से अगर 10a माइनस बी का भी पूछ लिया जाए तो उसको आप इजली से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 28, इस फूल को हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। कौन से फूल को जो है वो हरियाणा में उगाया जाता है, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, लिली का फूल या फिर ग्लेडियोलस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गेंदे का फूल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 29 क्या देखा बोरिलियम, क्या दिया हुआ 29 में बोरिलियम के साथ विकर्णी संबंध दर्शाता है। बेरिलियम, बेरिलियम के साथ किसका आ जाएगा गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम या फिर मैग्नीशियम। बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा। 29 का क्या हो जाएगा आपका, इसका आ जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका 30 है ना, वो आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है तो इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद हम करते 31। ठीक है यानी कि भारत में मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं बताइए, पलवल को, भिवानी को, अंबाला को या फिर करनाल को। पलवल को क्या बोलते हैं कॉटन सिटी बोलते हैं, काफ़ी बार बता चुके हैं। पलवल को क्या बोलते हैं आपके कॉटन सिटी जो है वो बोलते हैं। ठीक है उसके बाद अंबाला को क्या बोलते हैं, काफ़ी बार बता चुके हैं, क्या बोलते हैं आपके साइंस सिटी बोलते हैं अंबाला को। ठीक है अंबाला को क्या बोलते हैं साइंस सिटी बोलते हैं। करनाल को क्या बोलते हैं धान का कटोरा बोलते हैं या फिर हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। तो कौन सा बचा भिवानी, भिवानी को क्या बोलते हैं आप मिनी क्यूबा बोलते हो। ठीक है भिवानी को क्या बोलते हैं मिनी क्यूबा बोलते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है कि आपकी बुक पूछी हुई है।
ठीक है, कौन सी? सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बताओ, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो वो आपका किसके द्वारा लिखी गई थी? T.H. ग्रीन के द्वारा, या फिर T.H. मार्शल के द्वारा, या फिर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, या फिर J.S. मिल के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई थी आपकी? 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, 32 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, 32 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या होगा? T.H. मार्शल हो जाएगा, T.H. मार्शल के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद 33 देख लो, आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, सब्जेक्ट एलिमेंट्री तो कोई काम के नहीं हमारे लिए, है ना। तो नेक्स्ट देखो आपका क्या पूछा है, भारत में जीविका सरलता सूचकांक खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में देख सकते हो। कौन सा? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है ये। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा जारी किया जाता है आपका? आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 35 आपका रीजनिंग, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी कवर किया था, कल या परसों वाले क्वेश्चन में किया था, जिसमें ये सेम ऐसे ही पूछ रखा था उसमें भी। ठीक है, वर्णमाला के अंतिम से, यानी कि अंतिम मतलब लास्ट से पूछ रहा है ये। ठीक है, पहले अक्षर के, यानी कि पहला अक्षर क्या है? जेड, जेड के बाएं से, ठीक है, जेड के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा है। तो जेड लास्ट आपका जेड, तो जेड के बाईं ओर से 10वां देख लो क्या होगा। अब आपका जेड के बाईं ओर से 10वां अक्षर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? देखो 10वां कौन सा हो जाएगा? तो बताओ कौन सा हो जाएगा 10वां? देखियो, ये आपका जेड दे रखा, तो इसकी बाईं ओर से ये आप काउंट कर लो, इसका जो 10वां जो वो आपका कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 10वां कौन सा आ जाएगा आपका? ओ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको काउंट कर सकते हो इस तरीके से। तो यानी कि जेड के बाईं ओर पूछा है इसने, तो बाईं ओर से आपका जो 10वां होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जेड जो है वो जेड के बाईं ओर से 10वां कौन सा हो जाएगा? ओ जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 36 आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं 37 आप लोगों से क्या पूछा कि हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक कौन है जिन्होंने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? हरियाणा की पहली महिला पूछ रखी है इसने, जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। सन्नो देवी, चंद्रकला, या फिर चंद्रावती, या फिर रेणुका बिश्नोई? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 37 का? इसमें मिस्टेक दे रखी, राज्य के राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ठीक है, किसके रूप में? उप राज्यपाल के रूप में कार्य किया। किसने किया था? आपका 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रावती। और अगर इसका संबंध पूछ लिया जाए तो कहाँ से? आपके चरखी दादरी से है। कहाँ से है इनका संबंध? चरखी दादरी से है। ठीक है, कहाँ से इनका संबंध? चरखी दादरी से है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन तो डेली आता है रीजनिंग का। यदि सांकेतिक भाषा में कैबिनेट को 70 लिखा जाता है, ब्यूटी को 60 लिखा जाता है, तो प्रोडक्शन को जो वो क्या लिखा जाएगा? तो इसको देखिए आप कैसे सोल्व करते हैं, वैसे सभी को सोल्व करने आते होंगे। ठीक है, देखिए कैबिनेट में क्या आ रहा है? CABIN। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ? E, उसके बाद T। अब देखो सी जो वो आपका कितने पे आता है? ABC यानी कि थर्ड पे आता है। A कितने पे आता है? 1 पे आता है। B कितने पे आता है? 2 पे आता है। उसके बाद आपका I कितने पे आता है बताओ? I जो होता है वो आपका 9 पे आता है। ठीक है, N जो है वो आपका कितने पे आता है? आपका 14 पे आता है। ठीक है, E जो है वो आपका कितने पे आता है? 5 पे आता है। और T बताओ कितने पे आता है? T से 20, तो यानी कि T जो वो आपका 20 पे आता है। अब ये देखना है कि ये 70 जो है वो आपका कैसे बन रहा है? प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, या फिर ऐड करके? वैसे तो एडिशन ही लग रहा है मुझे। देखो 20 प्लस में 5, ठीक है, और फिर प्लस में 14, ठीक है, और फिर प्लस में 9, और फिर प्लस में 21, और फिर प्लस में कितना देर का? 3 और 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 10 और 9,
ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे ना तो शायद एडिशन से ही हो रहा है ये। कैबिनेट जो है वो आपका 20 और प्लस में 5 25, ठीक है। उसके बाद फिर 14, ठीक है, फिर 9, फिर 21, फिर 1, फिर 3, एडिशन से ही हो रहा है। तो कैबिनेट का 70 बन रहा है, तो ब्यूटी का क्या बन रहा है आपका, ब्यूटी का आपका बन रहा है 60। तो प्रोडक्शन का क्या बन जाएगा, आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना। प्रोडक्शन का जो आपका, तो अगर नहीं सोल्व होता, अगर आंसर नहीं निकले तो आप कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट्स में इसको सोल्व करके आपका आंसर बता दूंगी, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने ट्रिक का आप लोगों को बता दिया कैसे इसको सोल्व करना है, तो अभी इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। 38 का क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। 38 का डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, प्लाजा टॉर्च का जो आपका प्लाजा टॉर्च जो होती है उसका तापमान कितना होता है, कितना होता है ABCD में से बताओ। उसका तापमान जो वो आपका कितना होता है, कितना होता है 10,000 से 14,000 डिग्री के होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, हरियाणा की यह नृत्य शैली प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है, फाग, धमाल, लूर या फिर झूमर, ठीक है। यानी कि कौन सा नृत्य जहाँ पे प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, क्वेश्चन और आंसर जो वो किए जाते हैं, तो कौन सा होता है वो लूर नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है, लूर नृत्य होता है, जिसमें प्रश्न और उत्तर जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद देखिए 41 जो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर बड़े और बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े और बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। कौन से होते हैं वो, सुपर होते हैं, माइक्रो होते हैं, मिनी होते हैं या फिर मेन फ्रेम होते हैं। तो बताइए कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेन फ्रेम, ये आपका ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था इसका राइट आंसर, ठीक है। जो 41 का डी है ना, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी साइट पे, उसमें इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था, मेन फ्रेम, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए मिलाप करना है इसमें, हरियाणा के विश्वविद्यालय के बताना है। चौधरी देवीलाल, गुरु जम्बेश्वर और MDU दे रखा है ये आपका महर्षि दयानंद और महर्षि मार्केंडेश्वर। पहले ये बताओ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपकी, सिरसा में है, सबको पता होगा चौधरी देवीलाल जो है वो आपकी कहाँ पे आपकी सिरसा में आती है, ठीक है। ये तो ए का क्या बन गया आपका 2 बन गया, और ए का 2 देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो सी और डी में से होगा। उसके बाद देखिए गुरु जम्बेश्वर आपकी कहाँ पे आती है, गुरु जम्बेश्वर आपकी कहाँ पे आती है, हिसार में। तो दूसरे का जो है वो 3 किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए जो आपकी चौधरी देवीलाल आपकी कहाँ पे आपकी सिरसा में, गुरु जम्बेश्वर हिसार में होगी, MDU भी सबको पता है कहाँ पे रोहतक में, और मार्केंडेश्वर जो आपकी कहाँ पे होगी आपकी अम्बाला में, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये पूछ लिया जाए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 2003 में हुई थी, और गुरु जम्बेश्वर जो है, गुरु जम्बेश्वर की कब हुई थी आपकी स्थापना 1905 में ये बनी थी। और जो आपकी MDU है, MDU कब बनी थी आपकी, एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं। देवीलाल कब बनी थी 2003 में, गुरु जम्बेश्वर कब बनी थी आपकी 1905 में, MDU कब बनी थी आपकी 1976 में, 1976 में। और जो ये मार्केंडेश्वर दे रखी है ये आपकी कब बनी थी, अम्बाला में है, और ये आपकी 1993 में बनी थी। ये आप डेट भी याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का दे रखा 44, CPU एक छोटी चिप पर स्थित होता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है। CPU जो होता है आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है। क्या होती है आपकी CPU की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो कई बार, ठीक है। तो CPU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होती है आपकी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है। ये क्या कहता है कि CPU एक छोटी सी चिप पर स्थित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर ट्रांजिस्टर। तो इसको क्या कहा जाता है बताओ जल्दी से। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45 जो है ना सब्जेक्ट एलिमेंट्री दे रखा आपका, तो 46 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 46 में क्या पूछो, अकबर ने किस भाषा को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनाया था। अकबर ने मुगल दरबार की प्रमुख भाषा जो वो कौन सी भाषा को बनाया था, हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को या फिर फारसी को। बताओ 46 का राइट आंसर। देखिए हिंदी को तो नहीं बनाया होगा, इंग्लिश को भी नहीं बनाया होगा, या तो उर्दू बनाया होगा या फिर फारसी बनाया होगा, इनमें से ही होगा ऑप्शन नंबर बी और डी में से। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अकबर ने किस भाषा को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनाया था। अकबर का शासनकाल कब तक था, मैंने बताया था ना आप लोगों को, 1556 से कब तक था आपका, 1605 तक था।
ठीक है। और इनकी बुक कौन सी थी आपकी, अकबरनामा थी, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बताइए अकबर ने किस भाषा को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनाया था, उर्दू या फिर फारसी, किसको बनाया था आपका, फारसी को बनाया था। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 47 आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है। हम करते हैं 48। इंडियन ओपिनियन खालिस्तान द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र है। इंडियन ओपिनियन जो है वो किसके द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहेब अम्बेडकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी के द्वारा। कौन सा, इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन कब कब आपका समाचार पत्र आया था आपका, 1903 में। पूछ लिया जाएगा, डेट पूछ ली जाए, डेट क्या हो जाएगी, 1903। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया एक समाचार पत्र, कब, 1903 में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 49 आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, ब्रेंचिंग में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स है। तो बताइए ब्रेंचिंग में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा फ्लक्स है, रेजिन, बोरेक्स, सिलिका, सेलुलोज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो बताओ करनाल का युद्ध जो वो किसके बीच लड़ा गया, नादिर शाह और औरंगजेब के बीच में, नादिर शाह और मोहम्मद के बीच में, नादिर शाह और शाह आलम के बीच में, शाह आलम और मोहम्मद शाह के बीच में। और कमेंट करके बताओ करनाल का युद्ध कब हुआ था, डेट बताना, हर एक की डेट बता रही हूँ मैं। करनाल का युद्ध कब हुआ था, आप लोग मुझे डेट बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 51। ठीक है, नेत्र दोष, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसमें दूर की चीज़ें तो सही दिखाई देती लेकिन पास की चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती, उसको हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। यानी कि पास की जो चीज़ होगी वो हमें क्या होगी, दिखाई नहीं देगी, दूर की दिखाई देगी। तो उसको खालिस्तान के प्रयोग द्वारा सही किया जाता है। तो उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस या फिर समतल दर्पण। बेलनाकार नहीं होगा, समतल नहीं होगा, अब बताओ उत्तल या फिर अवतल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। अगर इंग्लिश में देखना तो ये देख सकते हैं। 51 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है आपका, कन्वेक्शन लेंस यानी कि उत्तल लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 53। दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है, बंसीलाल की, अली बख्श की, सैयद गुलाम हुस्न शाह की, योगेश्वर बालक राम की। तो बताओ किसकी है, दाहिने हाथ का शंख जो है वो आपकी किसकी रचना है। 53 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैयद गुलाम हुस्न शाह की आ जाएगी। ठीक है, सैयद गुलाम हुस्न शाह की जो है वो आपकी दाहिने हाथ का शंख रचना आ जाएगी। 53 का क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 54 में क्या दिया हुआ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ए दिया हुआ 1 2। ठीक है, एक समुच्चय जिसमें तत्व 1 और 2 है, कितने आपके 1 और 2 तत्व हैं। तो ए के शक्ति समुच्चय में तत्वों की संख्या कितनी है, तो ए के समुच्चय में पूछ रखी कितनी है आपकी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए के समुच्चय में कितनी हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे 1 और 2 है तो ए के समुच्चय में कहते हैं यानी कि 2 का डबल कर दो कितना हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री को क्या कहा जाता है। बताओ जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं ना उसकी कोटिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री को क्या कहा जाता है आपके, स्लैग, बाइंडर, डी ऑक्सीडाइजर या फिर फ्लक्स, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट, हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश कौन सा है, धांसी पर्वत, करो पर्वत शिखर या फिर टिपरा, ये टोपरा होना चाहिए वैसे, या फिर मेवात। बताओ इसका 56 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा हो जाएगा आपका, धांसी पर्वत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताइए 57। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की हरित कृषि परियोजना यानी कि ग्रीन एजी
का मुख्य उद्देश्य है? बताइए। वैश्विक पर्यावरण लाभ के लिए भारतीय कृषि को बदलना और महत्वपूर्ण विविधता और वन परिदृश्य का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग करके भारतीय कृषि को बदलना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कहता है? देश में जैविक खेती को बढ़ावा देकर भारतीय कृषि को बदलना। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ 57 का जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसे अंदाजा लगा लिया करो, अगर आप लोगों को नहीं आता तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वही आपका राइट होता है, और किसी को अगर ब्रैकेट में सोल्व कर रखा है ना तो वो भी आपका राइट आंसर होता। अगर नहीं आता तब कह रही हूँ। तो इसका ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 58 क्या पूछ रखा? सॉफ्ट सोल्डर आमतौर पर खालिस्तान से कम तापमान पर पिघलता है। तो आपका जो सॉफ्ट सोल्डर होता है ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 58 का ये हो जाएगा 350 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट, यह शहर हरियाणा का नैनो शहर कहलाता है। नैनो शहर किसको बोलते हैं? पंचकुला को, पलवल को, गुरुग्राम को या फिर झज्जर को? तो बताइए। झज्जर को हम क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर बोलते हैं। ठीक है, झज्जर को हम कौन सा शहर बोलते हैं? काफ़ी बार बता चुकी हूँ, झज्जर को हम शहीदों का शहर बोलते हैं। और पलवल को हम क्या बोलते हैं? कॉटन सिटी बोलते हैं। ठीक है, पलवल को हम क्या बोलते हैं? कॉटन सिटी बोलते हैं। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपके? गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा आपके घोड़े होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं आपके? कुत्ते होते हैं, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछो तो। ठीक है, गुरुग्राम में घोड़े और कुत्ते सबसे ज़्यादा होते हैं। और पंचकुला यह शहर हरियाणा का नैनो शहर कौन सा बच गया आपको? बताओ नैनो शहर किसको बोलते हैं? जल्दी से बताओ। 59 का बताओ। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नैनो सिटी बोलते हैं हम पंचकुला को। ठीक है, पंचकुला को क्या बोलते हैं? नैनो सिटी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका 60 बताना है आप लोगों को। 5G की टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो बताओ 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। 1 मिनट, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। क्या पूछ रखा है? 5G तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अगली पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है जो अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ अधिक तेज और विश्वसनीय संचार प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका पहले ही 5G सेवाओं की शुरुआत कर चुके हैं। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? दोनों हो गए या फिर दोनों में से कोई एक होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये 5G के बारे में जो आपके दोनों कथन दे रखे दोनों बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 61 आपका क्या कहता है? एसिटिलीन गैस खालिस्तान से उत्पन्न होती है। जो आपकी एसिटिलीन गैस होती है किससे उत्पन्न होती है? आपकी कार्बन से, कैल्शियम क्लोराइड से, पानी और कैल्शियम कार्बाइड से या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से? तो बताइए किससे आपकी जो है ये होती है? देखिए सबसे बड़ा कौन सा दे रखा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आप लोगों को नहीं आता तो। ठीक है, एसिटिलीन गैस जो वो किससे उत्पन्न होती है? आपकी पानी और कैल्शियम कार्बाइड से होती है। ठीक है, किससे होते हैं? आपकी पानी और कैल्शियम कार्बाइड से होती है। 61 के बाद हम नेक्स्ट करते हैं 62। ये देखिए, यदि बीते कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? यानी कि कल से पहले का दिन पूछ रहा है। यानी कि कल से पहले अगर गुरुवार था तो यानी कि उस दिन आपका क्या था? गुरुवार था, यानी कि थर्सडे था। अगर उस दिन थर्सडे था तो उससे अगले दिन फ्राइडे। ठीक है, और उससे अगले दिन फिर आपका सैटरडे और संडे। तो कब हो जाएगा फिर? 62 का बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? तो यानी कि इसका 62 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कल हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है? बीते कल से, ठीक है, पहले का दिन पूछ रहा है ये। कल से पहले का दिन आपका क्या था? बीते कल से पहले का दिन जो वो आपका गुरुवार था, ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो रविवार कब होगा? तो यानी कि बीते पहले से दिन, यानी कि गुरुवार था, उसके बाद क्या आ गया आपका? वीरवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार। तो यानी कि कब हो जाएगा आपका? 62 का जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से इसका बी होना चाहिए शायद, आज से 2 दिन बाद। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या निकल जाएगा? इसने पूछा है कि अच्छा हाँ, इसका सी ही होगा, कल ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 62 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ो, हमें सोल्डरिंग से क्या करना है।
उसके बाद ये देखो 64, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में? पंचकुला में, सिरसा में, भिवानी में या फिर पलवल में? तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किसके? पंचकुला अभी हमने बताया था क्या बोला जाता है उसको, नैनो सिटी भी बोला जाता है, याद रख लेना। तो पंचकुला में ही सबसे ऊंची चोटी है आपकी, ठीक है। कहाँ पे आपकी 64 का आ जाएगा ए, पंचकुला में आपकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट वेल्डिंग वाला ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आपका 66 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नगर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था? शाहजहानाबाद, सोनीपत, हौज खास या फिर पानीपत? तो बताइए कौन सा नगर जो है आपका अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में कौन सा था? 66 का क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है कि यदि शब्द कार्बन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए तो कितने अक्षर अपने ही स्थान पर बने रहेंगे? अगर इसको दाएं से बाएं लिखा जाए, ठीक है, तो आप इसको करके देख लेना। कार्बन को आप दाएं से बाएं कर लेना, ठीक है। दाएं से आप क्या कर लेना, इसको बाएं कर लेना। तो फिर उसके बाद देखना कि कितने अक्षर जो है वो आपके कितने मतलब उसी जगह पे रहेंगे। एक, दो, तीन या फिर चार, कितने रहेंगे? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 67 का बताओ कितने। तो अगर इसको दाएं से बाएं कर दें या फिर सॉरी बाएं से दाएं कर दें तो कितने जो है वो आपके उसी जगह पे रहेंगे, मतलब कि वहाँ से हटेंगे नहीं। कार्बन को अगर बाएं से दाएं कर देंगे तो बताओ कितने जो है वो आपके उसी स्थान पर रहेंगे। इसको आप कर सकते हो, इसलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कितने रहेंगे? सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने रहेंगे आपका? ए आ जाएगा, यानी कि एक ही रहेगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। 69 देखो, 69 में क्या दे रखा आपका? इस राजमार्ग में भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। सबसे बड़ा टोल प्लाजा आपका कहाँ पे है? KMP एक्सप्रेसवे बोल रहा है, या फिर दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, या फिर GT रोड, या फिर शेरशाह सूरी मार्ग? तो बताओ सबसे बड़ा टोल प्लाजा आपका कहाँ पे है? कहाँ पे आपका सबसे बड़ा टोल प्लाजा? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, ठीक है। 69 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 71 करते हैं। 70 जो है ना वो आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो आप। तो 71 जो है वो बताओ आपका क्या होगा? राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताओ। किसके द्वारा बनाया गया था? वो गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया था 1775 में। तो उस किले का नाम बताना है। गोहाना किला था, या फिर लोहारू किला था, या फिर जींद किला था, या फिर कैथल किला था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। 71 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 1775 में किला बना था गजपत, राजा कौन से राजा के द्वारा बनाया गया था? गजपत के द्वारा बनाया गया था। तो वो किला जो है वो आपका कौन सा है? गोहाना किला है, या फिर लोहारू किला है, या फिर जींद किला, या फिर कैथल किला? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा किला? वो आपका जींद का किला था, ठीक है। जींद, इसको याद कैसे करोगे? तो देखिए गजपत अगर किसके द्वारा बनाया गया? गजपत के द्वारा। गजपत में क्या रहा? जय जैसे जींद, इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर ये पूछा जाए जींद का किला किसके द्वारा बनाया गया, तो जय से, यानी कि जय इसमें आ रहा, तो गजपत इस तरीके से। और कब बनाया गया था? ये 1775 में बनाया गया था। ये डेट भी याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पास्कलिन का प्रयोग खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। जोड़ और गुणा, कैरी ट्रांसफर क्षमता के साथ जोड़ और घटाओ, जोड़ घटाओ, गुणा और विभाजन, या फिर गुणा और विभाजन? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पास्कलिन का प्रयोग जो वो किसके लिए किया जाता है? 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जैसे इसका आप लोगों को अगर नहीं पता तो सबसे बड़ा है तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। HSSC में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 74, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है? ये तो बहुत बार रिपीट हुआ, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 74 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 75, एक सामान्य उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, जो हमें डेटा को सारणीबद्ध रूप में बनाने और संग्रहित करने देता है। ठीक है, वो कौन सा आपका DBMS, प्रेशर टल, स्प्रेडशीट पैकेज, वर्ड प्रोसेसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा कंप्यूटर का क्वेश्चन तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। खालिस्तान इज ए जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट लेट्स वी, ठीक है, दैट्स लेट्स अस क्रिएट एंड स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म। DBMS प्रेजेंटेशन टूल्स, ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज या फिर वर्ड प्रोसेसर। तो बताइए 75 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्प्रेडशीट पैकेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 75 कर लिए, उसके बाद देखते हैं हम 76 का। ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, छोड़ दो। 77 देखो, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है। बसई आपका कहाँ पे बताओ, झज्जर में, गुरुग्राम में या फिर कुरुक्षेत्र में या फिर फरीदाबाद में। सबको पता होगा बसई जो है वो आपका कहाँ पे है, वो आपकी गुरुग्राम में है। ठीक है, कहाँ पे है, गुरुग्राम में। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 78, ड्यूमस विधि में नाइट्रोजन मुक्त कार्बन यौगिक को जब CO2 के वातावरण में खालिस्तान के साथ गर्म किया जाता तो यह मुक्त नाइट्रोजन देता है। ठीक है, यानी कि ड्यूमस मेथड पूछा है इसने। अगर नाइट्रोजन को आप मुक्त कार्बनिक यौगिक को जब CO2 के वातावरण में किसके साथ गर्म करोगे कि वो आपको नाइट्रोजन मुक्त देता है, किसके साथ आप जो है इसको गर्म करोगे। तो बताइए इसका राइट आंसर, इंग्लिश में देखना तो देख लो, ये रहा। ठीक है, तो 78 का बताओ अब राइट आंसर क्या होगा। 78 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CuO। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये देखिए 80 क्वेश्चन क्या है। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे दिए हुए हैं। यदि यादृच्छिक रूप से बक्से से एक कंचा निकाला जाता है तो प्रायिकता बताओ कि वह सफ़ेद होगी। सफ़ेद की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, नीली कितनी है आपकी, 3 दे रखी है, और वाइट यानी कि सफ़ेद कितनी है आपकी, 2 दे रखी है, और यानी कि रेड जो आपकी इसको एन की बजाय ब्लू ही लिख लो। यानी कि ये आपकी ब्लू 3 थी, तो रेड कितनी दे रखी, 4। तो इसने क्या बोला है कि एक कंचा निकाल लिया जाता है, एक निकाल लिया जाता है, वो प्रायिकता बताओ कि वो सफ़ेद ही होगी। ठीक है, सफ़ेद की प्रायिकता बतानी है। तो बताओ इसका राइट आंसर अब क्या होगा, एक बार सोल्व करो, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देख पहले इसका टोटल करो, टोटल कितना है, 3 और 2 5, 5 और 4 कितने आ गए आपके, 9 आ गए। अब इसने किसकी प्रायिकता पूछी है, इसकी सफ़ेद की पूछी है। तो सफ़ेद आपकी कितनी है, 2 है, तो यानी कि 2 और डिवाइडेड बाय कितना है, टोटल 9, तो 2/9 शायद इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस 80 का क्या आ जाएगा आपका, 2/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर रेड की पूछता तो कितना हो जाए, 4/9 हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 81 का। 81 आपका किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट एलिमेंट्री है तो वेल्डिंग से रिलेटेड दे रखा है, इसको छोड़ दो। 82 का देखो, 82 में आपसे क्या पूछा हुआ है। न्यायालय द्वारा घोषित किया जाना कि एक व्यक्ति उस अपराध का दोषी नहीं है जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, रीट, बरी करना, हैबियस कॉर्पस या फिर अपील। बताओ, न्यायालय द्वारा घोषित किया जाना कि उस व्यक्ति जो है वो, एक व्यक्ति जो है वो उस अपराध का दोषी नहीं है जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ उसको क्या बोलेंगे हम, इंग्लिश में देख लो, देखना है तो। 82 का बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, उसको बरी करना बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बरी करना। उसके बाद देखिए आपका अब आगे हमारे इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन, चलिए इनको भी कवर कर लेते हैं। 63 में आपका, सॉरी 63 कह रही, 83 में आपका क्या दिया हुआ है, ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू बेड। ठीक है, वेंट टू बेड एट 9 PM। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, वर देयर, कुड दे, डिड दे, डिड नॉट दे। तो बताओ इसका राइट आंसर जो हुआ आपका क्या होगा, 83 का। 83 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिड नॉट दे। ठीक है, 84 का बताओ अब क्या होगा, इट ब्रिंग्स ईच अदर टू डैश डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्ट या फिर डिस्ट्रॉय। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, 84 में क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन बताओ। 84 में क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इट ब्रिंग ईच अदर टू डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 में देखिए आपका क्या दिया हुआ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ इवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द मिसस्पेल्ड बताना है। ठीक है, फैमिलियर,
सिमर, हैमर, ग्रामर। तो बताओ कौन से इसमें गलत दे रखा है। और 85 का बताओ क्या हो जाएगा। तो 85 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 85 का क्या हो जाएगा आपका मिस स्पेल जो है वो आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से 86 का बताइए आपका क्या होगा। क्या होगा, टू स्मेल ए सेट ए रैट। ठीक है, टू स्मेल ए रैट, टू बी इन ए रोटन मूड, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, ए बैड स्मेल, या फिर फर्स्ट साइन ऑफ ए प्लेग एपिडेमिक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 86 का ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम हिंदी के क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए 87 में क्या दिया हुआ, साहित्य में कवि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करता है। समास, अलंकार, विकारी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसका प्रयोग करता है वो शोभा बढ़ाने के लिए, कवि जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो वो अलंकार का प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग बताना। आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, आयुष्मती, आयुषी, आयुष्वती या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा वो आयुष्मती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, हवा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। 89 का बताओ, हवा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। असर आना, भाग जाना, हार मान लेना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं तो पता नहीं, हार मान लेना तो होगा नहीं, भाग जाना भी नहीं होगा, असर आना क्या हो जाएगा आपका हवा लगना हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट 90 में क्या पूछा हुआ आपका, तुम सवेरे जल्दी नहीं उठते। यह वाक्य किस वाच्य में, कर्तृवाचक या फिर कर्म या फिर भाववाचक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आपका तुम सवेरे जल्दी नहीं उठते क्या आपका कर्तृवाचक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कर्तृवाचक। तो ये थी आज की आपकी वीडियो। आज हमने सारे क्वेश्चन जो वो कवर करे, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए। तो डेली हम एक पेपर को पूरे को सॉल्व करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।